कौन सी प्रेयर आए हम? फोर्थ प्रेयर। मुझे हिंदी थोड़ा सीखना होगा। ये तो ये क्या है? एक है। अच्छा बस। हाँ चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा के प्रति किंचित मात्र भी अभाव तिरस्कार कभी भी न किया जाए, न करवाया जाए, या कर्ता के प्रति न अनुमोदित किया जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। तो कहाँ पहुंचे थे? यस, तो वहीं पे खुला है। चलो। सो अब क्या है, देखो हमने हार्ट का देख लिया, पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी हमने देख लिया है। ओके, रेस्पिरेटरी देख लिया। एट द सेम टाइम ट्रांसपोर्टेशन में भी हमने देखा कि ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है, कहाँ से कहाँ जाता है। थोड़ा रफ आइडिया पढ़ा? ब्लड कहाँ से कहाँ जाता है? लेफ्ट, हाँ, फिर सारे ऊपर, मतलब सारे ऑर्गन में जाता है। हाँ, बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर बॉडी पार्ट से वापस आता है। वो CO2 वाला होता है, जाता है वो ऑक्सीजन वाला होता है, और जो आता है वो डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड होता है। वो कहाँ जाता है? एंट्रियम एंड वेंट्रिकल। ओके, वहां जाता है। फिर कौन से पार्ट, कौन से सेक्शन की वॉल्स थिक होती है और क्यों? नीचे वाले, करेक्ट, वेंट्रिकल की। क्यों? क्योंकि वहां से पंप होता है तो प्रेशर ज्यादा। हाँ, वहां से पंप होता है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है। सो फॉर द सेफ्टी पर्पस वहां पे थिक होना ही चाहिए, और थिक है। लेकिन ऊपर तो डायरेक्टली हमारे बॉडी पार्ट से ही आता है। ऊपर का जो, जैसे कि लेफ्ट एट्रियम है, वहां पे जो आता है वो कहाँ से आता है? पूरा घूम के और लंग्स के पास होके आता है, क्योंकि लंग्स में से ऑक्सीजन मिक्स हो गया है तो वो ब्लड आता है। तो कुछ प्रेशर से नहीं आता, आराम से फ्लो कर जाता है। तो वो रिलैक्स हुआ होता है ऊपर वाला, तब जाके अंदर घुस जाता है। ओके, और वो साइड भी बॉडी पार्ट्स में से आता है। सो नो हाई प्रेशर नहीं है। तो ऊपर के जो सेक्शंस है, एट्रियम्स है, दे आर हैविंग दी थिन वॉल्स, और जो नीचे के हैं सेक्शंस, वेंट्रिकल, दैट इज ऑफ से थिक वॉल्स। ओके, और बीच में वाल्व भी होता है। ओके, उसका काम क्या है? मसल्स, दैट मसल्स पर्टिकुलरली वो ब्लड वापस बैक ना चलाता है, इसीलिए। ओके, तो वो सब देखा हमने। नाउ द ट्यूब्स, दैट इज द ब्लड वेसल। तो हम बोल रहे हैं कि ब्लड में से ही सब कुछ फ्लो होता है, खाना पीना, एक्सक्रीशन, ऑक्सीजन, CO2, सब कुछ थ्रू द ब्लड होता है। ओके, तो भाई ब्लड फ्लो कहाँ करता है? पूरी बॉडी में ऐसे ब्लड फैला हुआ है? नहीं, पूरी बॉडी में ऐसे ब्लड फैला हुआ है वैसा नहीं है। वो एक पर्टिकुलरली पाइपलाइन थ्रू फ्लो होता है, जो ये दिख रही है वैसी। ओके, दैट वी आर कॉलिंग एज वेन्स। ओके, और आर्टरीज एंड वेन्स। तो आर्टरीज है जो ऑक्सीजन वाली होती है, वेन्स जो CO2 वाली होती है। ओके, चलो। So arteries are the vessels which carry blood away from the heart to various organs of the body. तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें से फ्लो होता है और हार्ट में से निकल के सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंचता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टरीज। ओके, सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, the arteries have thick elastic walls. ओके, ये तो हमने देखा ही था कि आर्टरीज की, जैसे कि उसके हार्ट में सेक्शन में भी
फॉर द सेम रीजन ऐसा होता है, और इनमें भी फॉर द सेम रीजन क्या होता है कि थिकर वॉल होती है। वेन्स कलेक्ट द ब्लड प्रेशर, वेन्स कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट। ओके, तो याद रखना आर्टरीज मतलब क्या, ब्लड तो दोनों में फ्लो होता है, लेकिन आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड और से CO2 रिच ब्लड फ्लो होता है। ओके, they do not need thick walls because the blood is no longer under pressure. Instead they have valves that ensure that blood flows only in one direction. तो veins में valves होते हैं वो, और वो veins की जो walls है वो बहुत ज्यादा thick नहीं होती है, thin होती है। क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है, blood pressurized अभी नहीं है, that's why. Okay. On reaching an organ or say tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individual cells. तो ये हमने देखा ही था कि जो भी हमारी आर्टरीज और वेन्स है, पहले बड़ी पाइपलाइन, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, एकदम छोटी बन जाती है लास्ट में। ये हमने कल देखा था। तो सबसे छोटी जो स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स, ओके, वो बन जाती है और डायरेक्टली कम इन कांटेक्ट विद द सेल। तो मतलब ऐसा समझो कि ये ऐसे सेल है। अब ये जो छोटी छोटी हमारी जो आर्टरीज है, ऐसे एक 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 लाइन वाली, ओके, तो वो डायरेक्टली कहाँ जाती है, सेल पे चली जाती है, वो एकदम छोटी, फिर वापस सेल में से बाहर निकलेगी, ऐसे छोटी छोटी मिलके एक बड़ी वेन बना देगी। ओके, सो वो कल हमने समझा था। Now the smallest vessel have walls which are 1 cell thick, मतलब जो सबसे स्मॉल वाली जो वेन मतलब पाइपलाइन जो होती है, आर्टरी बोल दो या वेन बोल दो, व्हाटएवर, सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है उसकी थिकनेस कितनी होती है, 1 सेल की थिकनेस जितनी होती है उतनी ही थिकनेस वो वॉल की भी होती है, वो ट्यूब के वॉल की भी होती है। ओके, एक्सचेंज नहीं, उसके पहले the smallest vessels thick and are called capillaries। तो ये जो एकदम छोटी वाली है, एकदम छोटी वाली लास्ट वाली, मतलब जो हमारी आर्टरीज है वो तो बहुत बड़ी है, फिर उसमें से ब्रांचेस निकले 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 निकले, जैसे हमने कल ट्री का एग्जांपल देखा था। तो जो एकदम लास्ट वाली एकदम पतली सी आर्टरीज है, ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिलरीज है। आर्टरी ही, लेकिन हम उसको बोलेंगे कैपिलरी। ओके, उसकी साइज बहुत ज्यादा छोटी हो गई है, तो उनको हम कैपिलरीज बोलेंगे। देन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। तो ये जो कैपिलरीज है वहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है, मतलब कैपिलरी एकदम लास्ट वाली जो आ गई है, एकदम लास्ट वाली, अब या इसकी वॉल पे से ये कैपिलरीज, ऐसा नहीं है कि पाइप का ऐसे आगे से नल खोल दो तो चला जाएगा ब्लड सेल के अंदर, ऐसा नहीं। वो जस्ट लाइक वो हमने देखा था, विली स्ट्रक्चर देखा था, तो विली स्ट्रक्चर के ऊपर ब्लड वेसल्स होते हैं, वैसे ही सपोज ये मेरी एक पाइपलाइन है, उसके ऊपर ही छोटे छोटी मतलब कि वेसल्स होती है ऐसे, जिसमें से ऐसे होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो होगा क्या कि जो भी पास करना है वो इसमें से बाहर चला जाएगा, ऑटोमेटिकली वो बाहर चला जाएगा, और जो बाहर जाएगा तो जाएगा कहाँ, डायरेक्टली सेल उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो एंड है वहां पे कुछ ऐसे पॉइंट है वो खुल जाएगा और फिर वहां से फ्लो होने लगे, नहीं, ये तो बंद का बंद ही है। लेकिन वो जो लास्ट में होल्स होते हैं, वेन्स की जो लास्ट कैपिलरीज है उसमें भी, और आर्टरी की जो कैपिलरीज है स्मॉलेस्ट, उसमें भी ऐसे होल्स होते हैं, और वो होल्स में से मटेरियल बाहर निकलता है। समझ रहे हो? ओके, हाँ, so surrounding cells takes place across this thin wall. The capillaries then join together to form veins. तो अब ऐसी छोटी छोटी कैपिलरी, ये हमारी ऐसा समझो कि पहले आई मतलब आर्टरीज, मतलब आर्टरी आई, लेकिन लास्ट में हम बोलेंगे उसको क्या, कैपिलरीज। अब यहाँ से सारा मटेरियल गया, मतलब वो जो मैंने वहां ड्रॉ किया था वो सब यहाँ पर है, ऐसा समझो। तो ये यहाँ पे ऐसे सेल है, यहाँ पे ऐसे सेल है, यहाँ पे सारे ये सेल है, 3 सेल है ऐसे समझो। अब यहाँ से एक्सचेंज होगा, तो जो भी यहाँ से निकलेगा वो लोग ये सेल्स ले लेंगे। अब ये सेल जो देंगे
वो सेल जो देंगे उसके लिए अलग से वापस है हमारे पास। सेल ने जो एक्सक्रीशन किया वो ये मेरी, तो ये सपोज मेरी वेन है। ओके, अब वेन में भी सेम ऐसे होल्स होंगे उसकी वॉल पे, वेन की वॉल पे। ओके, तो वेन की वॉल पे भी ये जो होल्स है, तो जो भी एक्सक्रीशन वाला, और सपोज CO2 भी देगा, वो सेल CO2 देंगे, एक्सक्रीशन देगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर होगा वो भी दे देगा, सब कुछ ही दे दिया, तो वो ये होल थ्रू चला जाएगा किसमें, वेन्स की कैपिलरीज में, वेन्स में ही जाएगा, हम वेन्स ही बोलेंगे लेकिन स्मॉलेस्ट वाली वेन्स, एकदम स्मॉलेस्ट वाली, ये स्मॉलेस्ट वाली आर्टरी है जिसमें से सब आ रहा है, उसमें भी लास्ट में होल्स होंगे जिससे एक्सचेंज, जहां से एक्सचेंज टेक प्लेस हो रहा है, वैसे ही सेम यहां पर है, तो जो वेस्ट है वो वहां से जा रहा है। अब धीरे धीरे करके ये ऐसे इकट्ठा हुई, और अब ये जो वेन है वो धीरे धीरे करके दूसरी वेन से मिली, जैसे कि ये एक ऐसे बड़ी ऐसा है, अच्छे हो रहा है, अरे वाह, ओके। अब ये क्या है, ये हमारी मेन वेन है बहुत बड़ी। ओके, अब ऐसी छोटी छोटी जो वेन है, कैपिलरीज है, ये इकट्ठा होके इसमें इकट्ठा हो जाएगी सारी। ओके, तो ऐसी ब्रांच होती है, मतलब एक बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है वो कैपिलरीज है। वो कैपिलरीज लास्ट में होती है, देने के टाइम पे भी और लेने के टाइम पे भी। ओके, तो ये वापस वैसे ही इसमें भी सेम ऐसा बड़ा वाला हमारी आर्टरीज होगी, तो बड़ी आर्टरीज में से छोटी छोटी आर्टरीज में जाएगी, और छोटी आर्टरीज में जाएगी, स्मॉलर एंड स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, सेंटेंस लिखा हुआ है ना। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल इंडिविजुअल वेन्स। मतलब वो कन्वर्ट ही होती जा रही है, और स्मॉलर और स्मॉलर और स्मॉलर। समझ में आ रहा है? ट्री का एग्जांपल बेस्ट है। ट्री का ट्रंक कैसे इतना बड़ा होता है, और फिर कोई ब्रांच पे, वो ब्रांच की सब ब्रांच, उसकी भी सब ब्रांच पे जहां पे फ्लावर लगा हुआ है, उसको ऐसे तुम देखो, अरे कितना पतला है, इसको तो ऐसे ही तोड़ देंगे, उसको तुम ऐसे तोड़ सकते हो, ट्री के ट्रंक को ऐसे ही तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते, वो बहुत बड़ा है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना? ओके, सो लाइक दैट इट विल बी देयर। देखो, समझना इंपॉर्टेंट है तो याद रह जाएगा। ओके, समझना इंपॉर्टेंट है तो याद, वैसे ही स्टोरी जैसा है, ये सब याद रह जाएगा। ओके, हाँ, so then the capillaries join together to form veins to convey the blood away from the organ or tissue. समझ में आया? पहले आया जहां से आ रहा ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कैरी करता है उसको, वो पाइपलाइन को हम बोलते हैं आर्टरीज, और डीऑक्सीजनेटेड रिच और से CO2 रिच ब्लड जो कैरी करते हैं उनको हम बोलते हैं वेन्स। अब ऑर्गन तक पहुंचने के लिए जब पहुंचते हैं, अब ऑर्गन पे पहुंच गए, अब ऑर्गन से जो सेल्स और टिश्यू है वहां तक पहुंचते पहुंचते आर्टरीज विल डिवाइड इटसेल्फ टू स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्टरीज, एंड स्मॉलेस्ट आर्टरी इज नोन एज द कैपिलरीज। छोटी छोटी जो होगी वो कैपिलरीज होगी। थिकनेस ऑफ द कैपिलरी इज सेम एज ऑफ द थिकनेस ऑफ द वन सेल। ओके, ये सब याद रखो, सेंटेंस आगे पीछे हो लेकिन कंटेंट वो रहना चाहिए। कंटेंट नहीं, अभी उसके सेंटेंस और मेरा सेंटेंस डिफर है, लेकिन कंटेंट में कहना वही चाह रहा हूं जो लिखा हुआ है। अंडरस्टूड? रटना नहीं है, याद रखना है, दोनों में डिफरेंस है। रटना मतलब तुम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड याद रख रहे हो। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू द आर्टरी डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग द ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल्स। एकदम कट टू कट, वर्ड टू वर्ड याद रखने जाओगे, मतलब कि रटने जाओगे, तो फिर ये टिश्यू यहां की जगह यहां चला गया तो भी फिर तुम्हें नेक्स्ट सेंटेंस याद नहीं आएगा। क्या था यार, टिश्यू पहले था, ऑर्गन पहले था, अबे जो पहले हो वो समझो ना है क्या।
ओके, तो याद रखना है, रटना नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। ओके, दोनों में याद तो रखना ही है, लेकिन वो पहला वाला समझ के याद रखना है, और रटने में समझना नहीं होता, सिर्फ याद रखना होता है। भाई तुम समझे हो ना समझो, अभी मैं तुम्हें 11 साइंस की बुक दे दूं, बोलूं कि भाई तुम्हारे पास 1 घंटा है, ये थियरी याद रख लो, तो तुम रख सकते हो। तुम्हें अगर अच्छे से ध्यान रख के ऐसे तुम रट्टा मारना चाहो तो रट्टा मार सकते हो, बट वो समझा हुआ नहीं होगा। और वैसे ही 9th की बुक दे दूं तो तुम उससे जल्दी में रट्टा उससे ज्यादा मार लोगे। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, वो समझा हुआ है। अंडरस्टूड? ओके, दैट इज द डिफरेंस। समझ में आ गया पक्का? तो टिश्यू तक पहुंच गए। नाउ दे आर हैविंग होल्स। कौन? कैपिलरीज की सरफेस से एक्सचेंज होता है, तो वो होल्स में से जो भी हमारा ब्लड है, ऑक्सीजन है, फूड है, सब कुछ बाहर जाता है। पानी है बाहर, मतलब कहाँ पे? सेल के पास जाता है, और फिर वैसे ही जो सेल देता है वो वापस आता है, एंड देन वेन्स में चला जाता है, एंड देन वेन्स कैपिलरीज मेक टुगेदर टू फॉर्म अ बिगर वेन्स। ओके, फिर वो जाते हैं लंग्स के पास, लंग्स के बाद हार्ट के पास। लंग्स के पास जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन CO2 दे देना है, फिर वापस हार्ट के पास जाएगा कि चलो अब तो हमारे पास ऑक्सीजन है, अब हमें जाने दो आगे वापस फिर से। ओके, रिसाइकल। ओके, समझ में आ गया? तो ये मैं अब अच्छा ड्रॉ किया है, लेकिन क्लीन करता हूँ। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट। ओके, तो तुमने सुना होगा जिसको क्या होता है वो मलेरिया क्या होता है मलेरिया में, या फिर मलेरिया में डेंगू और मलेरिया दोनों में, जिसको डेंगू हो जाए यार, मलेरिया हो जाए, उसमें क्या होता है, कभी कभी तुमने सुना होगा कि प्लेटलेट्स कम हो गए, पपैया खाओ ऐसा बोलेंगे डॉक्टर, बोलेंगे कि जो पपैया है उसके लीव्स का जूस बना के खाओ, या फिर डायरेक्टली पपैया खाओ ऐसा बोलेंगे। ओके, क्यों? क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गए। प्लेटलेट्स एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स है जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, सेफ्टी सेल्स है। क्या सेफ्टी है ये? इनकी क्या सेफ्टी है कि भाई हमारी जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी में हम कितना टाइप का एकदम बकवास भंगार टाइप का खाना खाते हैं, और ब्रीदिंग में भी बहुत कुछ डस्ट बस्ट अंदर जाता है, डस्ट बस्ट ओके, तो इतना खराब सब अंदर जाता है, तो इतना जो डेलिकेट सिस्टम है हमारा, वो डेलिकेट सिस्टम में पंचर हो जाता है। ओके, ब्रीदिंग में भी और ट्रांसपोर्टेशन में भी ये पंचर हो जाता है। टेम्परेचर ठीक है या गर्मी लग रही है? ठीक है, ओके, हाँ। सो पंचर हो जाता है। अब ये पंचर को हमें सही करना पड़ेगा, तो ये बैकअप प्लान है। कभी पंचर पड़े तो, या तो फिर अभी पंचर पड़ा है तो अभी उसको पैच करने के लिए, जैसे पंचर वाले के कैसे है, हमारी ऐसी टायर है और टायर में यहाँ पे ऐसे होल लग गया है, तो वो साइकिल के टायर हो या बाइक का, वो कैसे उसको वो कांटा वाटा जो भी हो सब कुछ निकाल के यहाँ पे ऐसा पैच वर्क करके देता है, उसको जोर से प्रेस करके देता है कि बस हो गया। ओके, ये मटेरियल और ये मटेरियल दोनों एक दूसरे के साथ पैच हो गए, तो वो बीच वाला जो होल था वो भी फिल्ड हो गया। ओके, तो सेम कंसेप्ट, ये पंचर ही याद रखना, सेम कंसेप्ट कि भाई ये टायर में हवा भरी हुई थी और यहाँ से हवा निकल गई। अब समझो कि ये हमारी आर्टरीज और वेन्स है, और ये तुमने खाया पिया पता नहीं क्या किया, उससे पंचर हो गई, और पंचर हो गई तो ब्लड बाहर बहने लगा। बाहर मतलब बॉडी के बाहर कहाँ बहेगी? बॉडी के बाहर नहीं, बॉडी के अंदर ही है, लेकिन वो काम की नहीं है, वो ब्लड काम का नहीं है। ब्लड हार्ट तुम्हारा ऐसे ओ भाई कम आ रहा है, पेन करने लगेगा, तो तुम्हें लगेगा ब्लड तो जितना बॉडी में था उतना ही है। उतना ही है नहीं, वो पाइपलाइन में होना चाहिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे ऐसे फ्लोर पे ऐसे 2-3 बकेट पानी डालूं, ओके, और मैं बोलूं कि मेरे पास 3 बकेट पानी है, तो वो कोई काम का है क्या? वो टंकी में होना चाहिए, तब जाके नल में से मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्लोर में रख के मैं क्या करूँ? यहाँ नहाने बैठू, लेटू? ओके समझ रहे हो? तो काम का नहीं है वो, कि बीच में चला जाएगा। अंडरस्टूड? तो ये पंचर हो गया, तो पंचर हो गया तो अब क्या है, ये जो प्लेटलेट्स है वो आके यहाँ पे चिपक जाते हैं, और पूरा का पूरा जो होल्स है उसको फिल्ड कर देते हैं, सो दैट अब वो जो बाकी ब्लड है खत्म तो हो गया, वो गया थोड़ा तो अंदर बॉडी में ही है,
लेकिन वो काम का नहीं है अब। ओके, तो अब ये रहा देखो, ये बॉडी के ही ब्लड है लेकिन काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वेन और आर्टरीज में से बाहर निकल गया है। मतलब ऐसे वो ड्रोवर बंद कर रहा था ना, तो ऐसे चिमटा आ गया तो ये देखो कैसे ब्लैक कलर का हो गया। क्यों? ये काम का नहीं है अब, क्योंकि वो जो सिस्टम है उसके बाहर है, ये आउटर सरफेस पे आ गया है। अब धीरे धीरे करके करते ये निकल जाएगा। बैड ब्लड, गंदा ब्लड जिसे हम बोलते हैं। ओके, नहीं कहीं पे उंगली आ जाए ये वो तो ऐसा हो जाता है, पेनफुल होता है ये तो ये ब्लड की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वो ये काम का नहीं है। तो अब उसका तो हमारी बॉडी निकाल देती है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जितना निकल गया वो निकल गया, लेकिन अब ब्लड की क्वांटिटी कम हो गई। तुम्हारी ब्लड की क्वांटिटी सपोज 2 लीटर ब्लड अंदर बह रहा है और ऐसा पंचर हुआ, और वो पंचर बनते बनते ऑटोमेटिक ही बन रहा है, तो ऑटोमेटिक तुम्हारा पंचर बनते बनते वो पैचअप होते होते 2 लीटर में से सपोज आधा लीटर निकल गया। तो अब तुम्हारी टोटल सिस्टम में 1.5 लीटर ही फ्लो हो रहा है। 500 ml तो गया, 500 ml बाहर चला गया, तो हम बोलेंगे कि ब्लड कम हो गया, उसको ब्लड चढ़ाओ। ओके, समझ में आया? तो वेरी इंपॉर्टेंट, डेंगू और मलेरिया में ऐसा हो कि तुमने सुना होगा कि प्लेटलेट, वो नंबर होते हैं प्लेटलेट्स के नंबर, एक की हमारी ह्यूमन बॉडी में शायद मुझे याद है तब तक, आई एम नॉट श्योर, अराउंड 1,50,000 से ज्यादा होने चाहिए नंबर, उसके प्लेटलेट्स के नंबर 1,50,000 से ज्यादा होने चाहिए। इससे कम जाए दैट मीन्स वो रिस्की है, इससे कम जाए तो क्या है? रिस्की है। ओके, तो बढ़ते ही होने चाहिए। दैट्स इट। चलो तो हम देखते हैं मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स। व्हाट हैपेंस इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब्स डेवलप्स अ लीक? लीक हो जाए तो क्या होगा? तो यही चीज हम अब पढ़ रहे हैं। थिंक अबाउट द सिचुएशंस व्हेन वी आर इंजर्ड एंड स्टार्ट ब्लीडिंग। ओके, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज टू बी मिनिमाइज्ड। क्योंकि जब ब्लड फ्लो हो तो वो सबसे पहले मिनिमाइज वही करना है, क्योंकि बॉडी में से ब्लड बाहर निकल गया। ओके, तो वो तो फिर हमें चढ़ाना पड़ेगा। ब्लड चढ़ाना मतलब बॉडी एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्लड मिल गया है मिल जाएगा ये वो, बॉडी एक्सेप्ट भी करनी चाहिए। कई लोगों की बॉडी में ब्लड मिल गया है तुमको, लेकिन वो जा ही नहीं रहा है, अंदर जा ही नहीं रहा है, प्रेशराइज करके दे रहे तो भी नहीं जा रहा। और अरे ब्लड नॉर्मल फ्लो होना और बाहर से हम प्रेशर डाले, बहुत डिफरेंस है, पूरी सिस्टम बिगड़ जाएगी। मतलब वैसा ही प्रे करना है कि हेल्दी रहो और लाइफ में कभी हॉस्पिटल का मुंह ही मत देखो। ओके, कभी हॉस्पिटल जाना ही नहीं, कभी कुछ करना ही, मतलब दवाई खानी ही ना पड़े, वैसी हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। बोलते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ। जो हेल्थ है वही वेल्थ है, क्योंकि हेल्थ नहीं है और तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ गए, क्या करोगे? वो एंजॉय नहीं कर सकते। हेल्थ नहीं है और तुम्हारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज आ गया, क्या करोगे उसका? नॉलेज का करोगे क्या? किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते, हेल्थ ही नहीं है तुम्हारी। कुछ भी मिल जाए तुम्हें, कुछ भी तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो वो मिला हुआ बेकार है, क्योंकि वो जो मिला है उसको तुम एंजॉय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हेल्थ नहीं है। और यही चीज को हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं पूरी लाइफ, सबसे ज्यादा। एक हेल्थ को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं, और दूसरा जो इग्नोर हम करते हैं वो है टाइम। टाइम को बहुत इग्नोर करते हैं, बहुत इग्नोर है। हम समझते हैं कि हमारे पास बहुत टाइम है, ऐसे पेट भर के टाइम, पेट भर के नहीं मतलब बहुत टाइम है, ऐसे दुनिया भर का टाइम है। अरे भाई नहीं है टाइम, बहुत कम टाइम है। और ऐसे फालतू में ऐसे टाइम वेस्ट, ऐसे बैठे हुए हैं, अरे यार ये IPL में ये हुआ, पॉलिटिक्स में ये हुआ, वॉर में ये हुआ वो। अरे क्या लेना देना है तुम्हें? ना तुम IPL में हो, ना पॉलिटिक्स में हो, ना वॉर में हो। जहां क्लासरूम में हो वहां रहो, वहां परसेंटेज लाओ, वहां कुछ करो। ये एक्टर ने ये किया, ये एक्ट्रेस ने ये किया, इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे हो गए, इनका डाइवोर्स हो गया, क्या लेना देना है? कुछ फर्क पड़ रहा है हमारी लाइफ में उनकी वजह से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो नेचर मतलब एनवायरनमेंट ऐसा बनता जा रहा है, तो हमें ये चेन को तोड़ना है। हमारे घर में ही ऐसा होगे
कि भाई इनको ऐसी हैबिट होगी, आके ऐसे न्यूज़ लगा दिया। पापा लोगों को न्यूज़ देखना बहुत पसंद है। हमें तो मार मार के बिठाते थे। मेरे पापा हमें रोज ऐसे 8 बजे आता था शायद दूरदर्शन, तब तो दूरदर्शन ऐसी चैनल पे, दूरदर्शन देखो, न्यूज़ देखो। क्यों न्यूज़ देखना है? नॉलेज बढ़ेगा दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है। वो पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही था। अब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा वास्ट एंड एक्सप्लोर हो गई है। अब वो काम की चीज़ें आती थी, बीच में एडवर्टाइजमेंट आए ना, वो भी काम की होती थी। और अब काम का मिलेगा ही नहीं तुम्हें, काम का तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। सामने से जो आ रहा है वो काम का होगा ही नहीं, काम का ढूंढना पड़ेगा। वो स्टेज में हम पहुंच गए। सो दैट इज द थिंग वी हैव टू सी। एक तो वैल्यू बोल रहा हूँ, एक तो टाइम को वैल्यू दो, और एक हेल्थ पे ध्यान दो। क्योंकि ये दो चीज नहीं है तो कितनी भी बड़ी हम मटेरियलिस्टिक सक्सेस ले ले, या कोई भी सक्सेस ले ले, कोई भी सक्सेस गेन कर ले, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीजें होना जरूरी है, समय होना जरूरी है हमारे पास। ओके, मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि तुम्हारी फेवरेट डिश तुम्हें खाने को दी है, 5 मिनट में खत्म कर दो। सर क्या बात कर रहा है, 5 मिनट थोड़ा मजे से, थोड़ा आराम से खाने तो दो। 5 मिनट में फेवरेट डिश खत्म करनी, ये क्या बात है? वो टाइम नहीं है। तो टाइम के बगैर तुम सेटिस्फेक्शन यू विल नॉट गेट, भले ही तुम्हारा फेवरेट है, यू विल नॉट गेट। और किसी को भाई ये लो, फुल टाइम है, जब खाना हो खाओ, मजे से खाओ ये सारे लड्डू वड्डू। अरे नहीं, मुझे डायबिटीज, नहीं खा सकते कितने भी फेवरेट हो। क्यों? हेल्थ नहीं है तुम्हारी। सो कितना भी मिले, टाइम एंड हेल्थ को इम्पोर्टेंस दो। क्योंकि ये दो चीज को जनरली इंक्लूडिंग माई सेल्फ, पब्लिक जो होती है, जो ह्यूमन बीइंग है, इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये चलता रहता है, हमें रिमाइंड नहीं करवाता। हेल्थ बिगड़ी तो भी चलती रहती है, यहाँ बिगड़े तो भाई रेस्ट कर, अरे क्या रेस्ट, हमें चलो ना, ऐसे ऐसे चला तो जा रहा है, तो चल रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी चल रही है तो हम चल रहे हैं। फिर ऐसे ही चलने की आदत हो जाएगी। ये क्यों? अरे बचपन में गिर गया था, तब से ऐसे ही चल रहा, तब से ऐसे चल रहा, तो तब आराम करना था, तब एक्सरसाइज करनी थी, डॉक्टर को कंसल्ट करना था कि इसको सीधो करो, मुझे चल सीधो करो मुझे सीधा चलने दो। ओके वो होना चाहिए, वो किया नहीं हमने। ओके, तो वो करना पड़ेगा। और टाइम को भी हमें वैल्यू करनी पड़ेगी। तो हेल्थ और दूसरा टाइम। में कुछ बोलने वाला था, ये सीधो करो में चला गया चलो छोड़ो, कोई नहीं, आएगा तो वापस डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया? ओके, सो लॉस ऑफ प्रेशर कहाँ गया? मिनिमाइज्ड। In addition, leakage would lead to a loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. मतलब हमारे हार्ट की efficiency को वो affect करेगा। To avoid this, the blood के अंदर होता है platelet cells, which circulates around the body and plug these leaks by helping to clot the blood at these points of injury. तो वो क्या करेगा, जहां पे भी इंजरी है वहां पे जाके ब्लड को क्लॉट कर देगा, मतलब जमा देगा, सो दैट वो वहां से बाहर बह ना पाए। इसीलिए बाहर से हम क्लॉटिंग के लिए क्या लगाते हैं? जनरली देसी नुस्खा टर्मरिक। ओके, कहीं पे ऐसे लग जाए तो ब्लड बह रहा हो, जैसे कि चाकू घुस गया, तुम ऐसे नारियल पानी निकाल रहे हो और नारियल में जाने की वजह तुम्हारे हाथ में घुस गया। ओके, तो पानी आने की वजह ब्लड निकलेगा ऐसे तो अब वो निकलता ही जाएगा। तो जल्दी जल्दी हम डॉक्टर के पास तो जाना ही है, लेकिन टर्मरिक लगाओगे तो वो क्लॉटिंग की स्पीड बढ़ जाएगी, तो ज्यादा बह नहीं जाएगा। ओके, चलो समझ में आ गया। एंड द लास्ट एंड नेक्स्ट एंड लास्ट वन, दैट इज द लिम्फ। ओके, तो ये लिम्फ क्या चीज है? तो भाई देखते हैं, चलो ये लिम्फ भी जरूरी है। ओके, ब्लड जैसा ही है, ये ब्लड जैसा है, ब्लड नहीं, ब्लड जैसा है। ओके, there is another type of fluid also involved in the transportation, which is lymph. This is called lymph or the tissue fluid. तो tissue fluid भी कहा जाता है, और एग्जाम में टेढ़ा करने के लिए क्वेश्चन को टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। बोले ये कहाँ से आया टिश्यू फ्लूइड? टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ दोनों एक ही है, लिखा हुआ तो है, और तो याद रखना, लिम्फ मतलब टिश्यू फ्लूइड। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज, जो वो यहाँ अभी बनाई थी ना लास्ट में, कैपिलरीज और फिर पोर्स, होल्स बनाए थे, पोर्स। थ्रू दैट कहाँ गया
walls of the capillary, some amount of, देखो पढ़ो, some amount of what, plasma, which is plasma is what, blood ही है but वो ट्रांसपेरेंट है, blood रेड कलर का है, ये ट्रांसपेरेंट, प्रोटीन्स एंड ब्लड सेल्स escape into the intercellular space. अभी ये तो सब रब कर दिया हमने, वो जो हमने बनाया था, ये सेल बनाया है, तो ये सेल के बीच में ये जगह है, बीच में जगह है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस. दो सेल के बीच की जगह को इंटरसेल्युलर स्पेस बोलते हैं. ओके. इन द टिश्यू टू फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ, तो क्या होगा, वही फिगर सेम अभी यहाँ ड्रॉ की थी, वही फिगर वो वीडियो में दिखेगी, अब तो हमें नहीं दिखेगी. तो वही फिगर सेम कि भाई ये हमारी वेन है और फिर उसमें यहाँ पर वो पोर्स हैं सारे, कहाँ गई वेन, ये वेन है और थोड़े ऐसे पोर्स हैं. ओके. और पोर्स के बीच में से यहाँ उसने थोड़ा बहुत ऐसे डाल दिया इंटरसेल्युलर स्पेस में से, पोर्स में से. और ये जो डाला वो क्या है, ये जो डाला वही है क्या, लिम्फ. ओके, वही है लिम्फ. और ये लिम्फ में ये क्या है, तो भाई लिम्फ में है प्लाज्मा, प्रोटीन, एमिनो एसिड. ओके, हाँ वो एमिनो एसिड बाद में आएगा, से ब्लड सेल एमिनो एसिड भी होता है, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे उसको. समझ में आया. तो वो यहाँ डाल देगा, कहाँ पे डाल देगा, इंटरसेल्युलर स्पेस में. और ये जो है उसी को हम बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड और से लिम्फ. ओके, चलो. इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड. जो लिम्फ है वो क्या है, प्लाज्मा होता है जो जिसमें प्लाज्मा में ही हमारे होते हैं रेड ब्लड सेल एंड व्हाइट ब्लड सेल. ओके, तो उसके जैसा ही होता है बट वो ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे मैंने पहले बताया. इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड बट कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन. प्रोटीन तो होता है लेकिन उसमें कम, लेस प्रोटीन होता है. लिम्फ ड्रेन्स इनटू द लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेल्युलर स्पेसेस. ओके, तो कैपिलरीज है. अब जैसे कि हमारी आर्टरीज की कैपिलरीज थी, हमारी वेन्स की कैपिलरीज थी, वैसे ही लिम्फ फ्लूइड की भी कैपिलरीज है. तो ये लिम्फ फ्लूइड वो कैपिलरीज में चला जाएगा. ओके, सो सेम जैसे आर्टरी और वेन की थी वैसी ही इसकी भी कैपिलरी, मतलब बहुत छोटी छोटी, स्मॉलर वन पाइपलाइंस. Lymph drains into lymphatic capillaries from the intercellular spaces, which join to form a large lymph vessel. जैसे वो large artery बना रहा था, यहाँ पे large vein बना रहा था, वैसे ही यहाँ पर large lymph vessel बन जाएगा. That finally open into the larger veins. तो वो सब जाएगा कहाँ पे, larger veins में जाएगा. क्यों veins में, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि lymph में अभी जरूरी है या unnecessary चीजें हैं, तो हम डाल देंगे किसमें, वेन्स में, क्योंकि जरूरी वाला तो आर्टरीज में फ्लो हो रहा है. ओके, हमें पता नहीं है, नहीं पता तो भाई तुम वहीं जाओ, फिर अच्छा हो क्या ना, लाइक दैट. ओके. लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में विली ने जो एब्जॉर्ब किया था, विली की वॉल पे से जो ब्लड सेल्स ने एब्जॉर्ब किया था, ओके, वो क्या, वो फूड. ओके, सो lymph carries digested and absorbed fat from the intestine and drain excess fluid from extracellular space back into the blood. इसके बीच में अगर एक्स्ट्रा फ्लूइड आ गया है, एक्स्ट्रा फ्लूइड कुछ भी हो, ओके, प्लाज्मा हो, लिम्फ हो, वाटर हो, वो सब कुछ ये ले लेगा और वापस वेन में चला जाएगा. ओके, तो वही चीज लिखी हुई है. लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड, क्या कैरी करता है, एक मार्क में पूछा जा सकता है. सो लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट. जो फैट डाइजेस्ट हो गया है वो, और जो एब्जॉर्ब हुआ था फिर ही डाइजेस्ट हुआ है. ओके, पहले तो एब्जॉर्ब हुआ, तो एब्जॉर्ब्ड एंड डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड. जो भी एक्सेस मतलब जो ज्यादा है, वो एक्सेस फ्लूइड, कोई भी टाइप का फ्लूइड जो ज्यादा है, फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड. मतलब यहां से सब लेके वापस वेन में ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें वापस डाल देगा, ब्लड में चला जाएगा. समझ में आया, पक्का. सो दिस इज द लिम्फ. अंडरस्टूड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्टेशंस इन ह्यूमन बीइंग्स और से एनिमल्स. ओके, नाउ द लास्ट वन,
दैट इज द इन प्लांट्स। जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी बात करते हैं। चलो, सो we have discussed earlier how plants take simple compounds such as CO2 and photosynthesis and synthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves। तो हमने ये तो देखा ही। ओके, अब ट्रांसपोर्टेशन हमें देखना है प्लांट्स का, थोड़ा अगेन लंबा है, जैसे ह्यूमन बींग्स का था वैसे ही थोड़ा लंबा दिए दिया है। तो क्या है कि भाई जो हमारा प्लांट है, जो ट्री है, क्या हुआ, कोई आया है क्या? अच्छा तो क्या बोल रहा था, हाँ, कि जैसे कि पानी है, CO2 है, ऑक्सीजन है। CO2 और ऑक्सीजन तो स्टोमेटा में से अंदर बाहर करते रहते हैं। पानी है, फूड है जो फोटोसिंथेसिस से बना है, नीचे हमने फर्टिलाइजर डाल दिया, नाइट्रोजन, N, फॉस्फोरस, P, K, पोटेशियम, सब कुछ डाल दिया है। जो अदर न्यूट्रिशंस है जो सॉइल में है और सॉइल में से प्लांट को मिलेंगे, तो ये सारी चीजें भाई प्लांट को मिले तो रूट को मिले तो रूट ही बड़ा होता जाएगा, फिर लीफ का क्या होगा जो एकदम ऊपर है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हम खा रहे हैं, यहाँ खाएंगे तो यहाँ का एक्सपांशन होगा, यहाँ के ऑर्गन्स अच्छे हो जाएंगे और पैर के अच्छे नहीं हुए, वैसा तो नहीं है, क्योंकि हम जो खा रहे हैं वो डाइजेस्टेड फूड की एनर्जी सारी की सारी बॉडी में जा रही है। तो प्लांट के लिए भी ये जरूरी है कि फोटोसिंथेसिस लीव्स पे हो रहा है तो लीव्स ग्रो कर रहा है। अरे लीव्स ग्रो कर रहा है नहीं, रूट को भी ग्रो करना है। रूट के पास फर्टिलाइजर है तो रूट ग्रो कर रहा है नहीं, वो लीव्स को भी ग्रो करना है पूरी बॉडी में। तो वो हमें सिस्टम अभी देखनी है। चलो, the other kinds of raw materials, okay, raw materials needed for building the plant bodies will also have to be taken up separately। तो भाई फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें एक तो CO2 चाहिए, वो एटमॉस्फेयर में से मिल जाएगा। हमें पानी चाहिए, तो वो हम नीचे से ले लेंगे, सॉइल में से पानी, हम मतलब प्लांट सॉइल में से पानी ले लेगा, फोटोसिंथेसिस मतलब एटमॉस्फेयर में से CO2 ले लेगा, सनलाइट तो आ ही रहा है और क्लोरोफिल तो उसके पास है ही, सब कुछ दे दिया हमने। ओके, तो वो सब सेपरेटली होगा। फॉर प्लांट्स द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स, पोटेशियम एंड व्हाटएवर अदर मिनरल्स। तो सबसे रिच रिसोर्स प्लांट के लिए जो भी नजदीक में जो दुकान है वो कौन सी है? सॉइल। तो सॉइल में से वो तुरंत ले लेगा। ओके, प्लांट। The absorption of these substances therefore occur through the part in contact with the soil, namely roots। तो ये जो soil इतना ज्यादा resources जहां पर है वो soil में है, तो soil में से plant का जो part ये resources minerals को absorb कर रहा है, use कर रहा है, उसका नाम हमें पता है, that they are the roots। ओके, तो root से ये होता है absorption। The absorption of these substances occurs through the part, okay, namely roots. If the distance between the soil contacting organs and chlorophyll containing organs, say leaves, are small, the energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body। तो भाई दो टाइप के प्लांट होते हैं, एक तो छोटू सा और एक जो हम बाहर देखते हैं रोड पे बड़े बड़े, ओके, और जंगल में देखते हैं बड़े बड़े प्लांट। तो छोटे प्लांट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम नहीं है कि भाई यहाँ से ग्रीन कलर का प्लांट, ओके, सपोज ये हमारा प्लांट, ओके, और ये हमारी जमीन। तो अब होगा क्या, अब होगा क्या कि ये जो प्लांट है, ओके, रूट में सारे रिसोर्स मतलब सॉइल में, ये सॉइल है हमारी, ओके, अलग अलग कलर का सब कुछ है इसमें, ओके, सारे रिसोर्सेज है, ब्लू कलर का पानी है। अब रूट्स के पास सब कुछ है, सॉइल में सब कुछ है और सॉइल में से रूट्स ले लेगा क्योंकि वो तो इन टच में ही है, टच में। और अब चलो जमीन में से रूट्स कैसे ले लेगा? इट इज बेस्ड ऑन दी अगेन डिफ्यूजन, जस्ट लाइक डिफ्यूजन, कॉन्सेंट्रेशन हाई एंड कॉन्सेंट्रेशन लो। तो सॉइल में ये सब चीज का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और रूट तो खाली कमरा है, तो वो लाओ आने दो लाइक दैट, तो डिफ्यूजन से चला जाएगा।
अब अगर ये हाइट फोटोसिंथेसिस हो रहा है एकदम टॉप पे जहां पे सनलाइट आ रही है, सपोज ऐसा समझो सनलाइट यहाँ नहीं आ रही है तो वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, भले ही वो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सनलाइट आनी ही चाहिए। ओके, तो भाई ये हाइट जो है वो हाइट अगर दिस हाइट, ओके जमीन तक तो आ गए हैं, दिस हाइट शुड बी से मिनिमम, शुड बी मिनिमम मतलब क्या, जो छोटे प्लांट है उसमें हाइट ये छोटी होती है। कौन सी हाइट, जो रूट्स जमीन पे इसका अंदर है, एकदम डीप डाउन रूट्स नहीं, लेकिन जो जमीन के अंदर के रूट्स है, सपोज यहां से लेकर के प्लांट के टॉप तक के, वो हाइट अगर कम है तो ये सेम डिफ्यूजन प्रोसेस से सारे न्यूट्रिशंस, पानी, सब कुछ वहां तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये रूट का कमरा खाली था, पेट खाली था उसका, वैसे ये लीव्स है और से स्टेम है, फिर ब्रांचेस है, लीव्स है, उनका भी पेट खाली है। तो वहां खाली है, कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो डिफ्यूजन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और वैसे करके पूरा टॉप तक सब कुछ पहुंच जाएगा, जो भी है सब कुछ टॉप तक पहुंच जाएगा। समझ में आया? तो वही सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल एंड कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन, ऊपर वाले, एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन जहां पर भी है, आर स्मॉल, डिस्टेंस अगर स्मॉल है, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स कैन इजीली डिफ्यूज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। डन? बट जब बड़े बड़े लंबे लंबे प्लांट हो, ट्रीज हो, हम प्लांट नहीं बोलेंगे उसको, पौधा मतलब प्लांट, और वो तो ट्रीज हो गए। ओके, so but if this distance become large because of the changes in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide the raw materials in leaves and energy in the roots। तो भाई जब प्लांट नहीं, हाँ वही, जब प्लांट की डिस्टेंस ज्यादा हो से रूट का और से जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है वो ऑर्गन ऑफ द प्लांट बॉडी, वो डिस्टेंस जहां बहुत ज्यादा हो, से फॉर longer or say larger trees, in that case diffusion is not sufficient। उसके लिए कुछ अलग मैनेजमेंट हमें करना पड़ेगा, वो मतलब गॉड ने किया हुआ है ऑलरेडी। ओके चलो, a proper system of transportation is therefore essential in such situations। ओके, तो उसके लिए अलग, छोटा होगा तो क्या होगा वो समझ में आ गया, डिफ्यूजन से सब कुछ जा रहा है, हो रहा है। ओके चलो, अभी बड़े होंगे तो उसके लिए क्या होगा, एनर्जी नीड्स डिफर बिटवीन द डिफरेंट बॉडी डिजाइंस। तो भाई डिफरेंट, जैसे हम मोटे हैं तो हम मोटे हैं मतलब कि जो मोटे हैं उनको ज्यादा भूख लगती है, भले ही वर्कआउट कम करे, भूख ज्यादा लगती है, हैबिट हो गई है ना, बॉडी को हैबिट हो गई है। ओके, और कोई कम है, एकदम सिकड़ा हुआ है, तो एकदम लीन है, तो वो जितना खाता है वो थोड़ा ही खाता है। अरे भाई क्या एक रोटी, भाई एक रोटी क्या खाओ, 2-3, नहीं बस इतना ही। तो हम सोचेंगे एक रोटी में इसका क्या होगा, अरे उसका पेट भर गया आराम से, उसको बॉडी को आदत हो गई है उतना खाने की। ओके, तो हमें एक रोटी में पेट ना भरे, उसका तो भर गया है। सबका अलग अलग होता है। ओके, सारे हमारे बॉडी, हम लोगों का सबका सब कुछ अलग अलग होता है, वैसे प्लांट में भी सबकी नीड, सबकी बॉडी डिजाइन, सबकी रिक्वायरमेंट, सब कुछ ही डिफरेंट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट प्लांट डू नॉट मूव एंड प्लांट बॉडीज हैव अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ डेड सेल्स इन मैनी टिश्यूज। तो भाई प्लांट मूव तो करते नहीं है, वो तो ग्रो करते हैं, वो मूव नहीं करते कि चलो आज यहाँ सनलाइट कम मिल रहा है चलो वहां चले जाते हैं, वैसा वो लोग नहीं करते। ओके, हाँ ऐसी मूवीज और स्टोरीज होती है जिसमें प्लांट मूव करते हैं। ओके, कॉमिक में भी, मतलब डायरेक्टली मूवीज नहीं लेकिन कॉमिक भी वैसी होती है कि प्लांट मूव करते हैं। ओके, और से बहुत बड़ा प्लांट है, वहां से ऐसे लिया, वहाँ ब्रांचेस को ऐसे, अब जैसे हनुमान जी पूंछ को हिला के सब कुछ काम कर लेते हैं, ऐसे ये ब्रांचेस को वहां भेज के यहाँ से ऐसे ऐसे। तो ऐसे ट्रीज की, अगर तुमने कॉमिक्स पढ़ी होगी, छोटे थे तब, 5-6 या छोटे थे तब, तो उसमें कॉमिक्स में भी ऐसा आता था कि कुछ मिरेकल वाला ट्री, और ऐसा ट्री जिसके पास तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, वैसी सारी ट्रीज, तो वो सारी चीजें। ओके, तो वो तो मूव कर सकते हैं वैसे, अभी यहाँ है और फिर कल कहीं और है, वैसा भी हो सकता है। सो अभी बहुत डीपली नहीं जाना है, अदरवाइज बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। ओके चलो, हाँ, सो उनके पास बहुत ज्यादा डेड सेल्स होते हैं। ओके, हमारे डेड सेल्स होते हैं ना, तो हमारी बॉडी एक्सक्रीशन से ऐसे बाहर निकाल देती है,
उनके डेड सेल्स है ना बाहर नहीं निकलते, उनके डेड सेल्स सबके सबसे बाहर की लेयर पे चिपक जाते हैं। जो हम ट्री देखते हैं और ट्री ट्रंक ऑफ अ ट्री बोलते हैं, स्टेम ट्रंक ऑफ अ ट्री, तो वो देखो ऐसे हाथ से निकाल भी नहीं जाता, उतना ज्यादा कड़क हो गया है। ओके, अब वो पार्टिकल, वो डेड सेल है सारे, ना वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ना एनर्जी आ रही है ना एनर्जी जा रही है, ना पानी आ रहा है ना पानी जा रहा है, वो डेड सेल्स है वहां पे चिपके हुए हैं। ऐसा उनमें होता है, ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता है। ओके, ह्यूमंस में अगर डेड सेल बोले तो हाँ है, कौन से? नेल्स एंड हेयर्स के एक लेवल के बाद, जब तक बढ़ रहे हैं तब तक नहीं, उस एक लेवल के बाद नहीं बढ़ेंगे, तो ऊपर के जो टॉप के हैं वो डेड सेल्स हो जाते हैं। मतलब अभी सपोज नेल बढ़ गए हैं, तो जो बढ़ गए हैं ऑलरेडी दे आर डेड सेल्स, जो ऑलरेडी बढ़ गए हैं, और बढ़ेंगे, जो बढ़ रहे हैं दे आर लिविंग। लेकिन अब तक जितने बढ़ गए हैं, जो नीचे से, मतलब वो नीचे से, कभी भी नेल्स आगे से नहीं बढ़ते, नीचे से बढ़ते हैं, लेकिन हमें दिखते हैं कि आगे आगे आ गए, वो तो पता ही है ना। ओके, वो नीचे से ही बढ़ेंगे ना, ऊपर से कैसे कुछ नया मटेरियल आके थोड़ी ऐसे चिपकेगा। ओके, तो जो ऑलरेडी ऊपर दिख रहे हैं वो सब तो डेड सेल्स है, लेकिन जो नीचे लिविंग है वो धीरे धीरे ऊपर आते रहते हैं, फिर एक लेवल के ऊपर आ गए डेड, फिर वापस हो। तो हेयर में भी हो सकता है, यहाँ नेल्स में भी ऐसा होता है। तो प्लांट्स में भी बहुत सारे डेड सेल्स होते हैं। एज अ रिजल्ट प्लांट हैव लो एनर्जी नीड्स, उनकी एनर्जी नीड्स कम है, वो मूव नहीं करते, पहली बात वो मूव ही नहीं करते, तो एनर्जी कम है और डेड सेल्स भी ज्यादा है उनके पास। एंड कैन यूज रिलेटिवली टिश्यूज, रिलेटिवली स्लो, ये टिश्यूज पढ़ा क्या इन मैनी टिश्यू, हाँ, सो कैन यूज रिलेटिवली स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो भाई स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, मतलब कि तुम आज पौधे में अभी बहुत बड़ा ट्री है, बहुत बड़ा ट्री है, और उसमें तुमने एक बाल्टी भर के पानी डाल दिया, तो वो बाल्टी भर का जो पानी है वो ट्री के रूट से ट्री के टॉप पे पहुंचने के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं हो गया सिप मार लिया, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। टेकिंग स्लो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द डिस्टेंसेस ओवर विच ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैव टू ऑपरेट हाउएवर कैन बी वेरी लार्ज इन प्लांट्स सच एज वेरी टॉल ट्रीज। तो जो बहुत ज्यादा टॉल ट्रीज है, ओके, बहुत ज्यादा टॉल ट्रीज, मतलब हमारी तो 8th-9th में भी आता था, बहुत ज्यादा टॉल ट्रीज होते हैं, मतलब 300 मीटर 600 मीटर, ओके, उतने बड़े बड़े। फिर उसमें से वो लॉग्स बनते हैं, वो 5th चैप्टर में एक न्यूमेरिकल आता है ना, लॉग्स। ओके, तो वो लॉग्स ऐसे राउंड एंड राउंड एकदम बड़े बड़े सिलेंडर शेप में लॉग्स। तो वो ओक ट्रीज कितने लंबे लंबे होते हैं, ऐसे तो फैलते ही नहीं है, वो सीधे ही जाते हैं, जैसे जैसे कोकोनट ट्री होते हैं, तो कैसे वो टेढ़ा जाता है लेकिन जाता ऊपर ही है ऐसे। ओके, तो वैसे वैसे होते हैं, ऐसे नहीं कि बीच बीच में से ब्रांचेस निकल रही है। तो उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वो वैसे हो तो उनमें तो टाइम लगेगा, जो नीचे है उसमें से ऊपर जाने में टाइम लगेगा। अंडरस्टूड? चलो, अब ये प्लांट इतना अच्छा फिगर है, जाना देना पड़ेगा। ओके, सो प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स will move energy stores from leaves and raw materials from the roots। क्या बोल रहे हैं, सिस्टम कैसे काम कर रहा है? मूव एनर्जी स्टोर्स फ्रॉम द लीव्स। क्यों लीव्स? लीव्स में से कहाँ आई? क्योंकि फोटोसिंथेसिस वहां हुआ, तो लीव्स में फोटोसिंथेसिस हुआ, मतलब एनर्जी वहां पे है, तो वहां से ले लिया ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने। एंड रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द रूट्स, बाकी जो रॉ मटेरियल्स है सारे, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पानी और जो भी मिनरल्स है, वो सब कुछ कहां से ले लिया? रूट्स में से। किसने? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ने। These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes। तो भाई इंडिपेंडेंटली ऑर्गेनाइज्ड कंडक्टिंग ट्यूब्स है। कंडक्टिंग ट्यूब्स मतलब जिसमें से पास हो, मतलब दो ट्यूब्स है, जैसे आर्टरी और वेन थी, वैसे ही इनमें भी दो ट्यूब्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। आता था थोड़ा थोड़ा। ओके, चलो। One, the xylem moves water and minerals obtained from the soil। तो नीचे से जो आ रहा है, जिसको हमने रॉ मटेरियल्स बोला, वो किसमें से पास होगा? एक बड़ा है, मतलब ऐसी ये है, हमें दिखाई नहीं देगा कि कहाँ है पाइपलाइन, लेकिन सपोज उसके अंदर ऐसी दो पाइपलाइंस है, तो भाई एक है जाइलम और दूसरा क्या है? फ्लोएम। ओके,
तो जाइलम में से वाटर एंड मिनरल्स सॉइल में से आएंगे. द अदर द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो पहला जो है जाइलम, वो जाइलम क्या करेगा, सॉइल में वाटर है, मिनरल्स है, वो सब कुछ ले करके पूरे प्लांट और से ट्री, कोई भी वर्ड यूज करो, प्लांट और ट्री, पूरे ट्री के सारे ही बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा. और वो कौन सी पाइपलाइन थ्रू जा रहा है, जाइलम थ्रू जा रहा है. अब जो लीव्स है वहां पे ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस हुआ है और सारी की सारी एनर्जी ऊपर जहां पे सनलाइट गिरी थी, क्लोरोफिल था, वहां पे सारी एनर्जी, और वो सारी एनर्जी रूट को भी भेजना है. नहीं तो रूट का ग्रो कैसे होगा, रूट को भी बढ़ना है ना, उसको भी ऐसे थोड़ी कि जितनी साइज है उतना ही रहना है. देखना तुम पुराने ट्री हो, उनके रूट मतलब ट्री यहाँ है और उसका रूट वहां है, उतने ज्यादा ग्रो हो जाएंगे. ओके, वैसा होता है. ये कबीर वर्ड देखो अपना, एक ही कबीर का बोल रहा हूँ, एक ही बनियन ट्री था वर्ड. ओके, एक ही वर्ड था, मतलब कि बनियन ट्री, उसमें से अब देखो कितने हैं, यू कैन नॉट काउंट. और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि ये जो ब्रांच आ रही है बनियन ट्री की, वो कौन से बनियन ट्री की है. बैटरी लो हो गई. वो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये जो ब्रांच आ रही है वो कौन से बनियन ट्री की है. और एक्चुअली जो कबीर वर्ड बोल रहे हैं, मतलब जो सेज कबीर थे, संत कबीर, उन्होंने ये क्यों कबीर वर्ड नाम पड़ा, क्योंकि संत कबीर ने, कबीर जी, उन्होंने वो बनियन ट्री के नीचे बैठ के तपस्या की थी, इसीलिए वो जगह का नाम पड़ गया कबीर वर्ड, मतलब बनियन ट्री. जैसे कि हमारा वो गया में बोधि गया ट्री है, ओके, पीपल का पेड़, जहां पे लॉर्ड बुद्धा बैठे थे और उनको एनलाइटमेंट, मतलब कि पूरा नॉलेज, ये दुनिया क्या है, कौन चला रहा है, कैसे चलती है, सारे प्रॉब्लम की जड़ क्या है, सब कुछ A to Z, पूरी दुनिया का सारा नॉलेज उनको आ गया. एक चैप्टर है इंग्लिश में, बहुत लास्ट में है, लेकिन बट मजा आएगी. प्लांट, हाँ हाँ, प्लांट वाला, उसका वो मतलब शो जैसा है लास्ट. हाँ, फुटप्रिंट्स विदाउट, नहीं ये चैप्टर तो उसमें है, पहली बार फर्स्ट फ्लाइट. हाँ, और उसमें गौतम बुद्धा की ही स्टोरी है थोड़ी बहुत. फिर एक कीसा गौतमी, वो जाती है गौतम बुद्धा के पास और फिर बोलते हैं उसका बेटा मर गया होता है, तो उसके लिए बातचीत करते हैं, फिर उनको समझाते हैं, वो वाला है. लेकिन उसमें गौतम बुद्धा की थोड़ी स्टोरी है. तो ये जो ट्री था, वो जो ट्री के नीचे गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट हुआ था, वो ट्री आज भी है बिहार में, गया में. ओके, कि उन्होंने ऐसे प्रतिज्ञा ले ली थी कि भाई बहुत घूमे, बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, अब मेरी सहन शक्ति खत्म हो गई है, अब मैं यहाँ बैठ गया हूँ, जब तक मुझे एनलाइटमेंट नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, न खाऊंगा पीऊंगा, कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं, खत्म, स्टैचू बन के यहाँ बैठ गया हूँ. तो 7 days के बाद उनको एनलाइटमेंट हुआ. चैलेंज कर दिया उन्होंने नेचर को, अब आप मुझे हेल्प करो, नहीं तो भाई मैं यहाँ मर जाऊंगा, ऐसे लाइक दैट. तो नेचर ने 7th day दे दिया है. ओके, सो दैट इज द स्टोरी बिहाइंड देम. तो संत कबीर तो ऐसे ये नाम आया, यहाँ कबीर वर्ड जो नाम है वो भी ऐसे है. तो मतलब आज जब तुम जाके पूछो, अभी जस्ट मैं लास्ट ईयर गया था तो मैंने पूछा कि इसमें से वो वाला बनियन ट्री कौन सा है, तो बोले किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि वो जो मेन, जो जहां पे बैठ के संत कबीर ने, सेज कबीर ने तपस्या की थी, प्रेयर की थी, सब कुछ ध्यान किया था, वो किसी को पता ही नहीं कि वो कौन सा बनियन ट्री है, क्योंकि इतने सारे हो गए हैं. ओके, बट अगेन उनका टेम्पल है ये. सो दैट इज द ब्यूटी. ओके, चलो. हाँ, so transport product of photosynthesis. Okay, we have studied the structure of these tissues in detail in class 9. तो class 9 में xylem phloem हम देखे थे. ओके, तो वो चीज बस इतना ही है. अब थोड़ा डिटेल में हमने यहाँ पर बोल तो दिया कि वाटर और रॉ मटेरियल जाइलम में से जाएगा और जो फोटोसिंथेसिस से फूड बना है वो फ्लोएम में से जाएगा. अब थोड़ा डिटेल में देखते, ये ऊपर से था, थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ओके, चलो.
ओके चलो, सो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर्स एंड रॉ मटेरियल्स जहां से जाते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। इन जाइलम टिश्यूज वेसल्स एंड दी ट्रैकियार्ड्स, ओके, ट्रैकियार्ड्स ऑफ दी रूट्स, दैट इज द लॉन्ग टैपर्ड सेल इन दी जाइलम। सेल ही है ये, ट्रैकियार्ड्स भी क्या है, सेल ही है, लेकिन बहुत ज्यादा लंबे है। यू विल फील लाइक कि भाई ये कौन सा सेल है, जैसे वो पैरामीशियम के से बड़ा वैसे ऐसे करके ये, तो इसको बोलते हैं सपोज ट्रैकियार्ड्स। मतलब ये हमारा ऐसे प्लांट है और ये ऐसे चिपका हुआ है अंदर, मतलब प्लांट हमारे ट्री की ये सपोज आउटसाइड बॉडी है ये, अब ये जाइलम का ही पार्ट कहा जाएगा। ओके, तो इट इज अ सेल बट लॉन्ग एंड टैपर्ड सेल, लंबा है और थोड़ा ऐसा नहीं कि एकदम सीधा ऐसे है, तो टैपरिंग भी है। ओके, इर्रेगुलर शेप है थोड़ा। ओके, सो ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। तो जाइलम टिश्यू में क्या होता है वो पूरा बताया है कि जाइलम टिश्यू जो है वो पूरा किससे बना हुआ है, मेनली 3 चीज है। ओके, रूट, स्टेम एंड लीव्स, जो हम 9th में पढ़ते थे वही ग्रीन कलर की वो डायग्राम था। 3 ही पार्ट हम देखते थे, नीचे का दैट इज रूट्स, मिडल वाला स्टेम, अपर वाला जिसको हम शूट भी बोलते थे, शूट बोल दो या फिर लीव्स बोल दो, कुछ भी, तो वो मेन है। सो से वेसल एंड द ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स बोला है। ओके, तो रूट आ गया उसमें, वेसल्स एंड ट्रैकेट्स ऑफ द रूट्स, stems and leaves are interconnected, ये 3 interconnected to form the continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। Okay, at the roots, cells in contact with the soil actively take up the ions। ओके, मतलब रूट में क्या होगा कि सॉइल के अंदर रूट है और रूट अगेन एक्टिवली टेक अप द आयंस। आयंस मतलब क्या, वाटर आयंस और से जो भी हमने रॉ रिसोर्सेज है, नाइट्रोजन, जो भी मिनरल्स है, वो सारे आयंस मतलब वही डायरेक्टली जो हमने छोटे प्लांट के लिए बताया था कि वो एब्जॉर्ब करेगा डिफ्यूजन प्रोसेस से, सेम वही चीज है। तो वो आयन को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब, टेकअप कर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। This creates a difference in the concentration of the ions between the root and the soil। तो भाई सॉइल में पहले से ही आयंस की क्वांटिटी, मतलब वो उसकी जो पर्टिकुलर वाटर है, मिनरल्स है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है और रूट्स में कम है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस हो गया, अगेन वो चालू हो गया। समझ में आया? तो वो रूट्स में आ गया है। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट फ्रॉम द, क्या हुआ, moves into the root from the soil to eliminate this difference। तो ये जो डिफरेंस है कि भाई रूट में तो पानी है नहीं, सॉइल में पानी है, तो ये डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन है, तो भाई पानी सॉइल में से रूट में आ जाएगा। ओके, बट जैसे हमने अभी देखा कि छोटा प्लांट हो तो ऐसे ही आगे बढ़ते 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 तब तक पहुंच जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बड़ा ट्री होगा उसमें ऐसा होगा नहीं। This means that there is a steady movement of water into the root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards। तो एक वाटर कॉलम बन जाएगी, मतलब जो जाइलम है, ओके, उसमें पानी भरता जाएगा, एक लेवल तक तो चला ही जाएगा। ओके, जहां तक जा सकता है, ये सक्शन प्रेशर से जहां तक जा सकता है वहां तक का पानी पूरा भर जाएगा। जाइलम की वो जो 2 पाइपलाइन है, उसमें से एक पाइपलाइन जाइलम है, तो वो जाइलम में ये पानी भर जाएगा। तो पानी भर जाना मतलब क्या, वाटर कॉलम। ओके, वाटर कॉलम, तो वो भर गया। नाउ हाउएवर दिस प्रेशर बाय इटसेल्फ इज अनलाइकली टू बी इनफ टू मूव वाटर ओवर द हाइट्स दैट वी कॉमनली सी इन द प्लांट्स। तो जो बड़े ट्री है उसमें तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि बड़े ट्री में ये फिनोमेनन काम करेगा नहीं, उसके लिए डिफरेंट अरेंजमेंट होनी चाहिए। तो वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपीरेशन, तो वो आगे पढ़ेंगे अभी। So plants use another strategy to move water in the xylem upwards to the highest point of the plant body। तो वो दूसरी मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, वो मेथोडोलॉजी का नाम है ट्रांसपीरेशन। तो वो हम नेक्स्ट देख रहे हैं। So provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessel in the leaf। तो वो क्या रहा है, देखो अब क्या हो रहा है कि ऊपर जो फोटोसिंथेसिस हुआ,
फोटोसिंथेसिस हुआ है तो, और स्टोमेटा है, स्टोमेटा तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली क्लोज ओपन होता रहता है, तो वाटर लीव्स में ऑलरेडी है। अब ये ट्री क्या करेगा, जानबूझकर स्टोमेटा खोलेगा और जितना भी वाटर उसके पास है वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में दे देगा, भेज दिया मतलब डाल दिया एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि वहां पर ऊपर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट होगा। कैसे प्रेशर क्रिएट होगा कि सक्शन प्रेशर कैसे क्रिएट होगा कि भाई इतनी बड़ी लाइन है, ओके चलो, सक्शन प्रेशर कैसे क्रिएट होगा, कैसे ऐसी लाइन है, ओके अब ऐसा समझो कि ये, अरे यार ऐसे मजा नहीं आएगी, चलो तो ऐसा समझो कि सक्शन प्रेशर जो रूट सॉइल और रूट के बीच में जो डिफरेंस था और सारा का सारा जो डिफरेंस था वहां तक, वो डिफरेंस से यहां तक पानी भर गया, वाटर कॉलम जो हमने देखा वो अब आगे वहां तक तो जाएगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ा ट्री है। अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे जो लीव्स हैं वो लोग, उनके पास जो ऑलरेडी वाटर है वो वाटर क्या कर देंगे, एटमॉस्फेयर में दे देंगे। क्या कर दिया उन्होंने, वाटर कहाँ दे दिया, एटमॉस्फेयर में दे दिया। लीव्स ने पानी अपने पास जो था वो स्टोमेटा थ्रू एटमॉस्फेयर में पानी दे दिया। अब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, मतलब सक्शन क्रिएट हो गया, कुछ है ही नहीं। मतलब ऐसा समझो कि पहले तो ये जब नहीं दिया था तब थोड़ा वाटर यहाँ था और ज्यादा वाटर यहाँ था, तो ज्यादा और थोड़ा वैसा था, लेकिन अब 0 एंड ज्यादा ऐसा हो गया। पहले ऐसा था 10 एंड से 5 ऐसा था कि भाई 10 तक का भरा हुआ है, यहाँ पे 5 वाटर लेवल है। अब ये 5 भी डाल दिया तो अब क्या हो गया, 10 और 0, ये डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। डिफरेंस बढ़ गया मतलब सक्शन क्रिएट हुआ, वैक्यूम क्रिएट हुआ, अगेन थ्रू डिफ्यूजन अब ये आगे बढ़ने लगेगा। पहले क्यों नहीं बढ़ा, क्योंकि ऑलरेडी वाटर होता है उनके पास, लेकिन जब ये वाटर उन्होंने निकाल दिया तो वो डिफरेंस जो था, डिफरेंस तो है ही, अभी भी पहले भी था, लेकिन अब ये डिफरेंस बढ़ गया। तो डिफरेंस बढ़ेगा तो वो अब सक्शन क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया, और अब वापस सक्शन प्रेशर से ये पानी धीरे 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 करके ऊपर तक चले जाएगा। समझ में आया? और ये पानी एटमॉस्फेयर में डालने की प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। सो वही चीज है। चलो, सो provided that by water xylem vessels in the leaf. In fact, evaporation of water molecules from the cells of the leaves create a suction which pulls the water from the xylem cells of the root. वही चीज है। The loss of water in the form of vapor from the aerial parts. Aerial parts मतलब जो ऑपरेट कर रहे हो हवा में, हवा में ऑपरेट, ये सॉइल में ऑपरेट कर रहा है पार्ट, और बाकी ऊपर का पार्ट कहाँ ऑपरेट कर रहा है, हवा में, एयर में। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, एरियल पार्ट। यहाँ मैंने लिखा हुआ है बट वो फिगर चला जाएगा, समझ में तो आ गया ना वो। ओके, तो ए ऑपरेटिंग इन दी एयर, एरियल मतलब क्या, ऑपरेटिंग इन दी एयर। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपीरेशन। तो वही चीज है, पानी का लॉस होना एरियल पार्ट में से, तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर वेपर के फॉर्म में, हाँ वेपर के फॉर्म में लॉस होना, उसको बोलेंगे हम ट्रांसपीरेशन। याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपीरेशन बोथ आर डिफरेंट। तो तुम्हें पूछा जाए कि डिस्कस ट्रांसपीरेशन इन प्लांट, तो हम जल्दबाजी में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स लिख देते हैं, जाइलेम, फ्लोएम, ये वो बहुत पूरा का पूरा लिख देते हैं। पूरा का पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ ट्रांसपीरेशन का पूछा है। तो ट्रांसपीरेशन मतलब ये जो पानी है वो बाहर चला जाता है, उसकी बात कही है। वहां फिर तुम फ्लोएम ले आओगे, फूड मटेरियल यहाँ से यहाँ गए, वो सब चीज नहीं लिखनी। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन पूछा हो तो सब कुछ लिखना है। ओके, तो समझना, वर्ड कॉमन जैसे लग रहे हैं इसलिए बता रहा हूं। Thus, the transpiration helps in the absorption and upward movement of the water and minerals dissolved in it from the roots to the leaves.
इट हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशंस। भाई टेम्परेचर रेगुलेशंस में भी ये हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि पानी वाटर वेपर बाहर आएगी, इसीलिए पेड़ के पास हमें ठंड लगती, मतलब ठंड नहीं लगती, पेड़ के पास हमें थोड़ा कूल लगता है, ब्रीज बोलते हैं ना, ब्रीज लगता है। ओके, क्यों? क्योंकि वो पानी वहां से निकला हुआ, एक तो शेड है तो हीट नहीं आ रही है, एट द सेम टाइम वाटर वेपर भी ज्यादा है। जैसे कूलर हो, वाटर कूलर, समर में वाटर कूलर स्टार्ट करते हैं तो कैसे कूलर के पास कैसे, अगर सिर्फ फैन है तो इससे अच्छा है फैन और कूलर दोनों, अगर एसी ना हो तो। ओके, तो कैसा अच्छा लगता है, पूरा ना हो तो कभी कभी तो पानी की छींटे भी आ जाते हैं। ओके, चलो। So it also helps in the temperature regulations. The effect of root pressure in transport of water is more important at night. तो भाई ये इफेक्ट नाइट में और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। During the day when the stomata are open, transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. तो भाई ड्यूरिंग द डे क्या होगा कि स्टोमेटा जो है वो स्टोमेटा ओपन होगा तो पानी बाहर जाएगा, ट्रांसपिरेशन हो गया तो फिर ये पुल जो है वो अच्छे से ले लेता है। लेकिन रात को जनरली स्टोमेटा बंद रहता है जनरली। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा खुलता क्यों है? CO2 लेने के लिए, और CO2 चाहिए क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, जो रात को है नहीं। तो बोलेगा मैं क्यों खोलूं, तो वो बंद रहेगा। तो इसीलिए जब भी हम पानी डालते हैं या फिर फर्टिलाइजर डालते हैं, सो जनरली मॉर्निंग टाइम पे डालते हैं और इवनिंग टाइम पे डालते हैं। लेकिन सपोज 7-8 बजे के बाद नहीं डालना चाहिए। क्यों? क्यों डालेगा तो वो सारा का सारा रूट के पास ही रहेगा, ऊपर तक जाएगा नहीं। अगर तुमने मॉर्निंग में डाला, दैट इज द बेस्ट। सुबह 10 बजे से पहले डाल दिया, दैट इज द बेस्ट। पौधे में पानी डाला, दैट इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, स्टोमेटा खुल रहा है, वो पानी ज्यादा पानी होगा, वो बाहर चला जाएगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हुई, सक्शन प्रेशर क्रिएट हुआ, तो पूरा पानी ऊपर से नीचे तक जा रहा है और सब भी सारे पार्ट्स को पानी, मिनरल सब कुछ मिल रहा है, तो अच्छे से ग्रो करेंगे। साइंस। ओके, ये सारा साइंस वो जो गार्डनर होता है उसको पता होता है, वो पढ़े नहीं होते, बाय एक्सपीरियंस पता होता है सारा साइंस, उनको पता होता है। पानी सुबह डालना चाहिए। फिर तुम पूछो क्यों सुबह? अरे सुबह डालते तो ग्रोथ अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? फिर नहीं पता होता। अरे नहीं होता है, एक्सपीरियंस किया हुआ। ये इसमें हम सपोज उंगली डालेंगे प्लग में तो करंट लगेगा, तो क्यों करंट लगेगा? भाई करंट लगेगा भाई, एक्सपीरियंस है। अच्छा तुम्हें लगा है? नहीं मैंने देखा है। ओके, या फिर तुम्हें लगा है तो बोले हाँ लगा है, तो एक्सपीरियंस से बता रहे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो उतना थोड़ा ही डिफरेंस क्रिएट होता है कि अभी हम सपोज साइंस में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा ओ ये लाइव वायर है, उसको पकड़ लिया तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में से फ्लो करने लगेगी, उसी को झटका लगना बोलते हैं। ओके, तो ये झटका लगा हमें। ओके, तो उसको सिर्फ वही नहीं पता कि इलेक्ट्रिसिटी, लाइव वायर हमारे बॉडी में अर्थिंग कनेक्ट हो गया और जा रहा है वही। अदरवाइज एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो इसीलिए डिफरेंस कहाँ आता है? मैनर्स में। हमारे बहुत सारे एजुकेशन के ऊपर कोट्स हैं। एक कोट ऐसा भी है कि अगर एजुकेशन तुम्हें एक अच्छा मैनर वाला एक ह्यूमन बीइंग जो सही रास्तों पे चल रहा हो, सही रास्तों को, सही रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा हो, वैसा ह्यूमन बीइंग अगर एजुकेशन तुम्हें नहीं बना रहा है, दैट एजुकेशन इज अ वेस्ट। ओके, क्योंकि पैसे तो कई लोग कमा लेते हैं। इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इट्स नॉट अबाउट गेटिंग अ जॉब। जो लोग कम पढ़े हुए होते हैं ना, वो कंपनी के मालिक होते हैं, और सारे पढ़े लिखे टॉपर्स वो सब कंपनी में काम कर रहे होते हैं, वो मालिक के अंडर में। जितने भी बिजनेस ओनर है देख लो, जितने भी, अब तो ट्रेंड चला हुआ है, अगर तुम हायर डेजिग्नेशन पे पहुंच गए ना तो डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है, तो बहुत फेमस हो गया। अभी शाहरुख खान डॉक्टर है, मुकेश अंबानी डॉक्टर है, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, सब डॉक्टरेट है। क्यों डॉक्टरेट है? PhD इतना पढ़ा है उन्होंने? पढ़ा नहीं है, वो लेवल पे पहुंच गए हैं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से
प्रूव किया कि भाई एक्सपीरियंस इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट ऑफ थियरी स्टडी। तो थियरी स्टडी हमने नहीं की है, बट हमने प्रैक्टिकल किया हुआ है और हम ये लेवल पे पहुंच गए हैं। तो फिर फॉर द ऑनर उनको मान देने के लिए, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी है, लाइक दैट। ओके, लेकिन जितने भी तुम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन को देखो, इतना कुछ एजुकेशन नहीं होता है, कॉलेज ड्रॉप आउट ही होते हैं। लेटेस्ट लास्ट 30-50 ईयर्स के देखो ना, कॉलेज ड्रॉप आउट, कॉलेज भी स्टार्ट की एंड देन ड्रॉप आउट। एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूँ। ओके, ऐसा वापस उल्टी थॉट में मत चले जाना क्या ऐसा फिर पढ़ना क्यों है देखना फिर ओके तो ऐसा नहीं, ओके नेगेटिवली नहीं लेना है, लेकिन कहने का मीनिंग में ये है कि अर्निंग द मनी एंड एजुकेशन डायरेक्ट कोरिलेशन ऐसा कुछ है नहीं। ओके, कोई एक जॉब कर रहा हो, सपोज जॉब में उसको 20,000-25,000 रुपीज की सैलरी मिल रही है, और कोई पानी पूरी बेच रहा हो, मे बी दाबेली पानी पूरी कुछ बेच रहा हो, फ्रेंकी बेच रहा हो, मे बी ही और शी इज अर्निंग मोर देन दैट ऑफ दैट कंपनी एम्प्लॉय। मे बी नहीं 100%, मतलब हर केस में 100% नहीं, अगर फेमस हो गए तो हाँ ज्यादा ही होता है। वो 50 रुपीज की एक फ्रेंकी दिन की अगर वो 200 सेल कर रहा है, 100 सेल कर रहा है, ओके, तो 155,000 रुपीज पर डे, तो 30 डेज के कितने हो गए, 3 5 15, 1,50,000। 1,50,000 का सेलिंग, खुद की कॉस्ट 50,000 गिन लो, फिर भी 1 लाख रुपीज प्रॉफिट है। आधा कॉस्टिंग गिन लो तो 75,000 कॉस्टिंग गिन लो तो भी 75,000 रुपीज पर मंथ। और यहाँ पे 8 घंटे काम करने हैं, 10 घंटे काम करनी है, और वहां पे 8 घंटे 10 घंटे काम नहीं करना है, उससे थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम। और चलो करना भी पड़े, उससे ज्यादा भी करना पड़े, फिर भी कहाँ 20-25 और कहाँ 75। ये 25 को 75 पे पहुंचने के लिए 5 साल लगेंगे। तो इट्स क्या हुआ, बैटरी लो हो गई फिर से। सो इट्स नॉट अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन द अर्निंग द मनी एंड द एजुकेशन। ओके, तो एजुकेशन क्यों जरूरी है वो मैं तुम्हें बता रहा था कि तुम्हारे अंदर वो मैनर्स आनी चाहिए, वो एटीट्यूड आना चाहिए, भाई हम पढ़े लिखे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। कोई ऐसे पैकेट खाया और रास्ते पे डाल दिया, और वो दूसरा खा रहा है वो भी डाल रहा है, अनएजुकेटेड और तुम एजुकेटेड, क्या फर्क पड़ा फिर तुम इतना फिर ये रिवर्स एंड रिसाइकल ये वो हम पढ़ रहे हैं लेकिन उसका यूज नहीं कर रहे, तो क्या फायदा? मार्क्स लाने के लिए, मार्क्स लाके क्या होगा? जॉब लेने के लिए, जॉब लाके क्या होगा? पैसे, तो पैसे तो वो भी अर्न कर रहा है भाई, तुम भी अर्न कर रहे हो, शायद तुमसे ज्यादा अर्न कर रहे हो। तो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? डिफरेंस क्या है? एक डिफरेंस, यू विल बी रिस्पेक्टेड। वो सपोज 70,000 अर्न कर रहा है, तुम 30,000 अर्न कर रहे हो, 5 लोगों के बीच में यू विल गेन द रिस्पेक्ट। ओके, ऐसा नहीं है कि उसको डिसरिस्पेक्ट मिलेगी, बट यू विल गेन दैट रिस्पेक्ट। भाई यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस मच, यू हैव दिस डिग्री, लाइक दैट। एंड देन इट शोज द मैनर्स, योर बिहेवियर, योर एटीट्यूड। जितना ज्यादा एजुकेशन होता है वो चीजें उसमें देखना। डॉक्टर का एटीट्यूड देखना, अभी ऐसे हमने बात की, कभी हॉस्पिटल का मुंह देखना ना पड़े, बट ऐसे ही कोई डॉक्टर है लेकिन तुम उसको उनके पास इलाज करवाने नहीं जा रहे हो, डायरेक्ट जा रहे हो कोई दूसरे काम से। तुम्हारा पड़ोसी है डॉक्टर, जस्ट इमेजिन, तुम उनकी वो देखो, लाइफस्टाइल देखो, सब कुछ बहुत सिस्टमेटिक होता है। भाई 5 बजे उठना मतलब उठना, भाई आधा घंटा मेडिटेशन करना है, इतना टाइम जॉगिंग करना है, फिक्स्ड। ओके, खाने में ये खाना है मतलब खाना है, आज ये खाने का मन हो गया, कल ज्यादा खा लिए, वो कुछ मन नहीं चलेगा। रूल्स और रेगुलेशन के मन तो कुछ भी बोलेगा, तो कुछ भी थोड़ी करते रहना है। आज ये बोला, कल दूसरा, कल तीसरा, उसके पास तो बहुत सारा है, अनलिमिटेड है। जितना देखेंगे उतना मन बोलते रहेगा, जितना सुनेंगे उतना मन बोलता रहेगा। तो मन तो बोलेगा, तुम्हारा डिसीजन क्या है, लाइक दैट। तो उनका शेड्यूल देखना, एकदम परफेक्ट शेड्यूल चलता रहता है भाई। 10 to 1
3 घंटे का काम करना है, ओके 1 o'clock to 4 o'clock लंच, घर जाओ अच्छे से लंच करो। दैट डज नॉट मीन हमारे माइंड में क्या चलता है, अच्छा है यार घर जाके खाओ पियो और सो जाओ और फिर वापस, सो जाओ नहीं, वो अपना काम कर रहे होंगे, वो कुछ बुक पढ़ रहे होंगे, कुछ जिम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे होंगे, कुछ लर्न कर रहे होंगे। हाँ किसी को हैबिट होगी तो वो रेस्ट भी कर रहे होंगे, दैट इज देयर चॉइस, ओके। फिर 4 to 7 वापस, तो देखो कितनी पर्टिकुलर टाइम है, 10 to 1, 4 to 7, सिस्टमेटिक, कोई ऐसे चिल्लाने विल्लाने वाली एक्टिविटी नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। अच्छा आओ क्या हुआ, ये वो, ये दवाई है, टेक केयर, ध्यान रखना, दिया, वो गए, पैसे दे के गए, बात खत्म, लाइक दैट। कोई स्ट्रेस ऐसा कुछ, वो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा चिल्लाना है, ये वो ऐसा क्यों, ऐसा कितनी सिस्टमेटिक लाइफ होती जाती है, क्यों? एजुकेशन की वजह से, क्योंकि तुम्हें उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। जैसे हम अभी ये हेल्थ की इम्पोर्टेंस हमें पता चल रही है कि फूड का, वाटर का, सबका सिग्निफिकेंस पता चल रहा है, तो ये सिग्निफिकेंस होना चाहिए, ओके। तो एजुकेशन से ये फर्क पड़ता है। हाँ चलो, तो आगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, तो ये था हमारा जाइलम। अब हम देखते हैं फ्लोएम, ओके। So transport of food and other substances. So far we have discussed the transport of water and minerals in the plant. Now let us consider how the products of metabolic processes, particularly photosynthesis, are moved from the leaves where they are formed to other parts of the plant. तो ये तो सब बातें ही की है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation. Again important, याद रखना। What is translocation? भाई फोटोसिंथेसिस से जो खाना बन रहा है, वो खाना लीफ से, जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वहां से लेकर के पूरी बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाना, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। लोकेशन चेंज कर रहे हो तुम, ट्रांसलोकेशन, लोकेशन चेंज कर रहे हो खाने की, कि जो फूड बना उसकी। So this transport of soluble products of photosynthesis is called translocation.